साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 6 से लगाकर 12 तक के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो प्रश्न 6 है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है जिसमें ये जो विकर्ण हमारा AC है वो इस कोण A का समद्विभाजन करता है। समद्विभाजन का मतलब इस कोण को जो है दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कोण 1 जो है वो कोण 2 के क्या है, बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। दर्शाइए कि हमें सिद्ध करना है यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। यानी ये जो कोण C है इसका भी क्या हो रहा है, समद्विभाजन हो रहा है। यानी कि कोण 3 को जो है हमें कोण 4 के बराबर सिद्ध करना है। दूसरी चीज, ABCD एक समचतुर्भुज है। यानी ये जो ABCD है वो एक समचतुर्भुज है, यानी इसकी सारी भुजाएं जो है समान है। ये भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है ये जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि जब हमें कोई समांतर चतुर्भुज दिया जाता है तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। यानी ये भुजा इसके बराबर भी है और समांतर भी है, ये भुजा इसके सामने वाली भुजा के बराबर भी है और समांतर भी है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। इसके साथ हमें दिया है कि ये जो AC भुजा है ना, AC जो विकर्ण है वो इस कोण A का समद्विभाजन करता है। ये भी हम लिख देते हैं। और विकर्ण AC कोण A का समद्विभाजक है, अर्थात ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है पहले कि ये जो कोण 3 है वो 4 के बराबर है ना। कोण C को भी जो ये AC विकर्ण है वो समद्विभाजित करता है। यानी कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। ये पहली चीज हमें सिद्ध करनी है। और दूसरी चीज हमें सिद्ध करनी है कि ये जो चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज का क्या मतलब है, सारी भुजाएं समान है। यानी कि AB जो है, भुजा AB जो है वो BC के बराबर है ना। और BC जो है वो भुजा CD के बराबर है और CD भुजा किसके बराबर है, AD के बराबर है। यानी चारों ही भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो इसको सिद्ध करते हैं, यानी उपपत्ति करते हैं। तो देखो ये जो ABCD है वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो समांतर चतुर्भुजा में हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं समांतर होती है ना, तो यहाँ पर देखो ये जो भुजा AD है वो BC के समांतर है। यानी ये दोनों भुजाएं समांतर है। और यहाँ पर AC जो है ये हमारा क्या हो गया, तिर्यक हो गया है ना। तो जब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक काटता है तो इसके अंदर जो Z बनता है ना, ये जो कोण होते हैं Z के अंदर वाले कोण ये बराबर होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं है ना। यानी कि यहाँ पर जो ये Z बन रहा है इसमें कोण 2 जो है वो कोण 4 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ AD जो है वो BC के समांतर है। यानी ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। तो कोण 2 जो है वो 4 के क्या होगा, बराबर होगा है ना। तो कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बनाएंगे, एकांतर कोण बनाएंगे। एकांतर कोण से हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार देखो ये जो भुजा AB है वो CD के समांतर है। AB भुजा जो है वो CD के समांतर है। तो यहाँ भी Z बन रहा है। देखो ये इस प्रकार से क्या बन रहा है, Z बन रहा है। तो कोण 1 जो है वो कोण 3 के क्या होगा, बराबर होगा। कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, तो एकांतर कोण से बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखो हमें एक चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। ये हमें पहले से दिया है ना।
तो जब कोण 1 2 के बराबर है तो देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 4 के बराबर है, 1 3 के बराबर है। तो जो चीज़ बराबर होती है तो उसकी जगह हम वो लिख सकते हैं ना। तो कोण 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 3 बराबर। कोण 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 4, है ना। तो कोण 3 जो है वो कोण 4 के क्या आ गया, बराबर। यही तो हमें पहले सिद्ध करना था, है ना। यानी पहली चीज हमें यही तो सिद्ध करनी थी। ठीक है, ये मैंने किस कारण किया, तो समीकरण 1 व 2 के प्रयोग से किया। ठीक है, कि ये जो कोण 3 है वो 4 के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, अतः अब क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विकर्ण AC है ना, ये कोण C का या कोण C की क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब हम दूसरी चीज सिद्ध करेंगे। दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है इसमें, कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कि यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो सारी क्या है, समान है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो अभी हमने क्या सिद्ध किया कि कोण 3 जो है वो 4 के बराबर है ना। ये हमने अभी सिद्ध किया कि कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। कारण क्या होगा, अभी हमने सिद्ध किया इसको। ठीक है, और हमने समीकरण 2 में ये पढ़ा है कि कोण 1 जो है वो 3 के बराबर भी है ना। यानी 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ कोण 1 को जो है मैं कोण 4 के बराबर कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, 3 की जगह 1 लिख दिया। ऐसे मैंने किस कारण से किया, समीकरण 2 के प्रयोग से किया। समीकरण 2 से मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो ये कोण 1 और 4 किस में आ रहे हैं, कोण 1 और 4 जो है वो इस त्रिभुज ABC में आ रहे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, देखो कोण 1 जो है वो 4 के बराबर है, कोण 1 जो है वो 4 के बराबर है। ये हम लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर है कोण 4 के। ठीक है, तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी चैप्टर 7 में कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो इनके सामने वाली भुजाएं जो होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो कोण 1 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, BC, वो किसके बराबर होगी, कोण 4 के सामने वाली भुजा AB के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ हम कारण लिखेंगे, ये हमने बराबर क्यों की, कि भाई कोण समान कोण की भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं। यानी कि जब किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण समान होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये हम कर देते हैं इसको समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब मैं AB को इस CD के बराबर कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे AB जो है वो CD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से देखो इस BC भुजा के सामने वाली भुजा क्या है, AD, यानी ये दोनों भुजाएं भी क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि AD जो है वो BC के बराबर है। कारण क्या हो गया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 3, 4 और 5 हमें क्या बताता है। समीकरण 3 कहता है कि भाई ये जो भुजा है AB वो इस भुजा BC के बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। समीकरण 4 कहता है AB जो है वो CD के बराबर है ना। और समीकरण 5 कहता है AD जो है वो BC के बराबर है, ये जो AD है वो BC के बराबर है। यानी कुल मिला के ये सारी ही भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। यानी समीकरण 3, 4 और 5 से मैं ये लिख सकता हूँ, समीकरण 3, 4 व 5 से मैं ये लिख सकता हूँ कि AB बराबर है BC के और BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के। यानी सभी भुजाएं आपस में क्या है, समान है। अतः ABCD हमारा क्या है, ABCD एक
समचतुर्भुज है, क्योंकि सब भुजाएं समान है तो ABCD हमारा क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न 6 है आपको इस तरीके से करना है। प्रश्न संख्या 7 है, ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी ये जो चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का मतलब हुआ कि इसकी प्रत्येक भुजाएं जो है वो आपस में समान है, ये हमें दिया हुआ है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A व कोण C को समद्विभाजित करता है। हमें ये बताना है कि ये जो आपका विकर्ण AC है वो इस कोण A और कोण C दोनों का समद्विभाजन करता है, यानी दोनों को बराबर दो भागों में बांटता है। तो अगर मान लो ये कोण 1 है और ये कोण 2 है तो हमें सिद्ध करना है कोण 1 2 के बराबर है। अगर ये कोण 3 है और ये कोण 4 है तो हमें सिद्ध करना है कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार आगे है, तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी इसी प्रकार ये जो विकर्ण है वो कोण B का भी समद्विभाजन करता है और कोण D का भी समद्विभाजन करता है। यानी अगर मान लो ये कोण 5 और 6 है तो हमें सिद्ध करना है कोण 5 जो है वो कोण 6 के बराबर है। और अगर मान लो ये कोण 7 और 8 है तो हमें सिद्ध करना है कोण 7 जो है वो कोण 8 के बराबर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें सिद्ध करनी। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि ये जो ABCD है एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, अर्थात इसमें जो भुजा आपकी AB है वो BC के बराबर है, BC CD के बराबर है और CD AD के बराबर है, यानी सारी भुजाएं आपस में बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है और कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है, व कोण 5 कोण 6 के बराबर है और कोण 7 जो है वो कोण 8 के बराबर है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलो इसको सिद्ध करते हैं, यानी कि इसकी उपपत्ति करते हैं। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ। एक तो त्रिभुज ले रहा हूँ ABC, यहाँ पर देखना, एक तो त्रिभुज मैं ले रहा हूँ ये वाला AB और C। ठीक है, ये वाला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज मैं ले रहा हूँ CDA, यानी ये वाला त्रिभुज CDA। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया, CDA। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो हमारी ये पहली चीज कोण 1 2 के बराबर आ जाएगा और 3 4 के बराबर आ जाएगा, है ना। देखो इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या क्या बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैं ये त्रिभुज ले रहा हूँ आपका ABC, है ना, ये वाला ABC। और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया, ये वाला, इस तरह बना देता हूँ इसको, ये CD और A। अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो। हमने क्या कहा कि ये एक समचतुर्भुज है ना। तो इस त्रिभुज की जो भुजा AB है वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा आपकी किसके बराबर हो जाएगी, CD के बराबर हो जाएगी। यानी ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर हो जाएगी, AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार देखो ये भी तो त्रिभुज की भुजा है, ये जो BC है ना, इस त्रिभुज की भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा AD की क्या होगी, बराबर होगी, है ना। यानी ये जो भुजा BC है वो AD के बराबर होगी, BC जो है वो AD के बराबर होगी। अच्छा, कारण क्या है, कारण है ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें ये दिया हुआ है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ भी आप दिया है लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो भुजा AC है वो दोनों में है, यानी AC जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर है AC के। AC बराबर AC के क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ देखो भुजा भुजा भुजा, इस नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम। तो यहाँ लिखेंगे SSS नियम से ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग हम बराबर कर सकते हैं। तो देखो ये जो नीचे वाला त्रिभुज है
इसका संगत भाग में कोण 2 कोण 1 के बराबर कर सकता हूँ। एक तो मैंने ये त्रिभुज लिया, दूसरा ये वाला लिया, तो कोण 1 को जो है मैं कोण 2 के बराबर कर सकता हूँ। किस नियम से? सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या कहता है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो इनके संगत भाग हम आपस में बराबर कर सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार देखो, इस त्रिभुज में जो ये कोण 4 है वो कोण 3 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ये भी हम कैसे लिख सकते हैं? सीपीसीटी से। तो ये पहली चीज तो हमारे पास आगे सिद्ध हो गई, है ना, कि कोण 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विकर्ण एसी है, अतः विकर्ण एसी जो है, एसी कोण ए तथा कोण सी की समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। अब हमें क्या सिद्ध करना है? कोण 5 और कोण 6, 7 और 8 ये आपस में बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखो हमें क्या करना है, अब हमें दो त्रिभुज लेने। कौन से त्रिभुज लेने? एक तो त्रिभुज लेना है हमें DAB त्रिभुज, ये देखो DAB, यानी अब की बार ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं मैं, यानी कौन सा? ये वाला। ठीक है, DAB। और दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाएगा? BCD, ये BCD यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, BCD। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांगसम कर सकते हैं। कैसे? तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे इसी प्रकार, है ना। क्या लिखेंगे? हमें पूरा नहीं करना है, हम सीधा यहां ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम दो त्रिभुज लेंगे। कौन सा? एक तो लेंगे DAB और उसको सर्वांगसम कर देंगे BCD के, है ना। यानी इसी प्रकार जैसे हमने ये किया है और दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया है, उसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों को भी क्या करेंगे? सर्वांगसम करेंगे। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो अब देखो इस त्रिभुज के अंदर, है ना, इस त्रिभुज के अंदर हमने ये वाला त्रिभुज यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया। ठीक है, बड़े वाले ये दोनों त्रिभुज लिए, तो इसका संगत भाग ये है ना, यानी कि कोण 5 जो है वो कोण 6 के बराबर हो जाएगा, और इसका संगत भाग ये है, तो कोण 7 जो है वो कोण 8 के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो विकर्ण आपका BD है, अतः ये जो विकर्ण आपका BD है वो कोण B तथा कोण D का या की समद्विभाजक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न संख्या 7 करना है। प्रश्न संख्या 8 है, ABCD एक आयत है। यानी ये जो ABCD हमें दे रखा है एक आयत है। आयत का मतलब क्या है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी है और आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A व C को समद्विभाजित करता है। यानी ये जो आपका AC विकर्ण है वो कोण A और कोण C दोनों को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि, हमें सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है? एक वर्ग है। तो ये वर्ग कब बनेगा? जब इसकी प्रत्येक भुजा क्या आ जाए? समान आ जाए। अब प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री पहले से है क्योंकि ये एक आयत है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि AB जो है BC CD और AD ये सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। एक तो हमें ये सिद्ध करना है। दूसरा, विकर्ण BD कोण B और कोण D का समद्विभाजन करता है। यानी ये जो विकर्ण BD है वो कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है? हमें दिया है कि ये जो ABCD है वो एक आयत है। ABCD एक आयत है। ठीक है, अर्थात आयत की परिभाषा क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कि जो AB है वो CD के बराबर है व AD जो है वो BC के बराबर है। AD जो है वो BC के बराबर है तथा ये जो प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण
90 डिग्री। प्रत्येक कोण समकोण है। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो प्रत्येक कोण हमारा क्या हो गया? समकोण हो गया। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये जो AC है वो कोण A और C को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये भी हमें दिया हुआ है, लेकिन इसका उपयोग हम नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है पहला तो कि ये ABCD जो है वो एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। एक तो हमें ये सिद्ध करना है, और दूसरा ये जो BD विकर्ण है वो इस कोण 1, 2, 3 और 4 कोण B और कोण D का क्या कर रहा है? समद्विभाजन कर रहा है। यानी कि कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है, व कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं, यानी कि उत्पत्ति करते हैं, ठीक। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं ABCD एक वर्ग है, इसको सिद्ध करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दो त्रिभुज लूंगा। एक तो मैं ले रहा हूँ ABC, यानी ये वाला त्रिभुज ABC, ध्यान से समझना। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ? ABC, त्रिभुज ABC, व दूसरा त्रिभुज मैं ले रहा हूँ ADC, है ना। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा? ADC। अब देखो, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या चीजें बराबर कर सकते हैं। तो पहले तो हमने क्या पढ़ा कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो AB जो है वो DC के बराबर होगा, यानी CD के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AB जो है वो CD के बराबर है। ये हमें क्या है? दिया है ना, पहले से दे रखा है। फिर ये भुजा इसके सामने की भुजा बराबर होगी, है ना, क्योंकि ये आयत है। तो BC जो है वो AD के बराबर होगा। BC जो है वो AD के बराबर होगा। ये भी हमें दिया हुआ है। इसके साथ देखो, ये जो भुजा AC है वो दोनों त्रिभुजों के अंदर उभयनिष्ठ है, कॉमन है ना। तो यहाँ लिखेंगे AC जो है वो AC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं? सर्वांगसम हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे SSS नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, है ना। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। अब देखो, ध्यान से समझना, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसका मतलब है कि मैं इनके संगत भाग आपस में बराबर कर सकता हूँ। यानी कि जो ये AB है वो मैं किसके बराबर कर सकता हूँ? AD के बराबर कर सकता हूँ। तो AB जो है वो मैं AD के बराबर कर सकता हूँ। तो ये हमारा सिद्ध हो गया ऑटोमेटिक। देखो, ये मेरा समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, और ये मेरा निकल के आया समीकरण 3। तो समीकरण 1 ABCD के बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर है। समीकरण 2 BC AD के बराबर है, ठीक है। और समीकरण 3 क्या है कि AB जो है वो AD के बराबर है। तो ये भुजा जब इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, है ना। और ये भुजा इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगी। कहने का मतलब है, हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से मैं ये कह सकता हूँ कि AB जो है, ठीक है, AB भुजा जो है वो BC के बराबर होगी, BC CD के बराबर होगी, और CD AD के बराबर होगी। यानी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ठीक है। अब प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री पहले से दे रखा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः ABCD हमारा क्या है? एक वर्ग है ना। अतः ABCD एक वर्ग है ना। भाई, वर्ग की क्या परिभाषा होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर भी हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो हमें पहले से दे रखा है, और सारी भुजाएं हमारी क्या आ गई? बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं ABCD हमारा क्या हो गया? एक वर्ग हो गया। अब दूसरी चीज हम सिद्ध करेंगे। तो दूसरी चीज को सिद्ध करने के लिए भी हमें दो त्रिभुज चाहिए। तो देखो, यहाँ मैं दो त्रिभुज लूंगा। एक तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा ABD, यानी ये वाला त्रिभुज ABD, ठीक है। एक तो मैं ये त्रिभुज ले रहा हूँ, और दूसरा इसका ऑपोजिट ऊपर वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज को देखना, यहाँ से मैं AC हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इन दोनों त्रिभुजों को देखना। एक तो हो गया ABD, और दूसरा त्रिभुज होगा BDC, त्रिभुज BDC में BDC, यानी इन दोनों त्रिभुजों के अंदर देखो क्या क्या चीजें मैं बराबर कर सकता हूँ। पहले तो इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर कर सकता हूँ।
यानी ए बी जो है वो सी डी के बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है कि ये एक आयत है, ठीक है। तो ये भुजा इसके बराबर होगी। फिर देखो इन दोनों भुजाओं को बराबर कर सकता हूँ, है ना। ए डी को जो है बी सी के बराबर कर सकता हूँ, तो ए डी बराबर बी सी, तो ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो बी डी है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है, तो यहाँ लिख सकता हूँ बी डी जो है वो बी डी के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर भी ये दोनों जो त्रिभुज है वो एस 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 नियम से क्या हो गए, सर्वांगसम होंगे। तो हम लिखेंगे एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी डी सी के। तो जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनके जो संगत भाग है वो मैं बराबर कर सकता हूँ। यानी इस त्रिभुज का कोण 1 जो है वो मैं कोण 2 के बराबर कर सकता हूँ, और इस त्रिभुज का कोण 3 जो है वो मैं कोण 4 के बराबर कर सकता हूँ। किस नियम से, सीपीसीटी नियम से। यानी जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो इनके संगत भाग हम बराबर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं अतः ये जो विकर्ण बीडी है, विकर्ण बीडी जो है वो कोण बी व कोण डी का या डी की क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 9 है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP जो है वो BQ के बराबर है। दर्शाइए कि, अब हमें क्या करना है, इन 5 प्रश्नों को सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है ABCD। ये जो चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि इस चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं, वो समांतर भी है और बराबर भी है, ठीक है। इसके अलावा हमें एक विकर्ण BD भी दिया है, ये हमारा विकर्ण BD हो गया। इस पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि ये जो DP है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो BQ की दूरी के क्या है, बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। तो जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, प्रश्न के अंदर दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का मतलब AB भुजा CD के बराबर भी है और AB भुजा CD के समांतर भी है। इसी प्रकार BC AD के बराबर भी है और समांतर भी है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमें एक विकर्ण BD दिया है तथा विकर्ण BD पर दो बिंदु इस प्रकार है कि जो DP है वो किसके बराबर है, BQ के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है, यानी ये सारी चीज हमें क्या है, दी हुई है, ठीक है। अब हम पहली चीज सिद्ध करेंगे, है ना। इसमें मुझे दो त्रिभुज दिए हैं और इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम करना है। देखो एक त्रिभुज तो हमारा हो गया त्रिभुज APD, है ना, ये त्रिभुज APD यानी ये वाला त्रिभुज। और दूसरा हमारा त्रिभुज कौन सा हो गया, CQB, त्रिभुज CQB, ये रहा CQB यानी ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम। तो देखो इन दोनों त्रिभुज के अंदर मैं कह सकता हूं कि ये जो भुजा आपकी AD है वो BC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है ना। तो पहले तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो त्रिभुज है आपका APD, इसमें भुजा AD जो है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा BC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आमने सामने की भुजा, ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर है। और इसमें देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि DP जो है वो BQ के बराबर है। ये जो भुजा आपकी DP है वो BQ के बराबर हमें दे रखी है प्रश्न के अंदर। तो हम लिखेंगे कि भाई DP जो है वो BQ के बराबर है और ये चीज जो है हमें पहले से दे रखी है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के अलावा भी एक चीज बराबर है। क्या बराबर है कि देखो ABCD जो है ना, ABCD जो है वो कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज।
और BD इसमें क्या है, विकर्ण है ना। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर हो गई और ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया, तिर्यक हो गया। तो ये तिर्यक होने से यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड। तो ये जेड के अंदर बनने वाले कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका कोण नंबर 1 है, यहाँ पर बनने वाला कोण, वो दूसरे त्रिभुज के कोण नंबर 2 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकता हूँ कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, क्योंकि ये कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ पर बराबर कर दी। तो ये किस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, देखो एक तो मेरी भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, और ये इसके बीच का कोण हो गया। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ SAS नियम से, है ना। किस नियम से, SAS नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज APD जो है वो दूसरे त्रिभुज CQB के क्या है, सर्वांगसम है। तो ये पहली चीज तो सिद्ध हो गई। अब देखो दूसरी चीज ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी। दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है कि जो भुजा AP कहाँ है, देखो AP यानी ये वाली भुजा, ठीक है, ये भुजा जो है वो CQ के बराबर है, यानी कि इस भुजा के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या सिद्ध किया कि ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग हम बराबर कर सकते हैं, है ना। यानी कि APD त्रिभुज में जो भुजा AP है, भुजा AP जो है वो हम इस भुजा CQ के क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, CQ के बराबर कर सकते हैं। किस नियम से, CPCT नियम से। CPCT क्या कहता है कि जब दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो तो इनके संगत भागों को हम बराबर कर सकते हैं। तो दूसरा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब तीसरी चीज हम सिद्ध करेंगे। तीसरी चीज हमें क्या दी है कि हमें त्रिभुज AQB लेना है। ये हो गया AQB यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज है CPD यानी ये त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो चलो पहले इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। एक तो त्रिभुज हमारा हो गया त्रिभुज AQB और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया, CPD। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या चीज हम बराबर कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की ये दोनों भुजाएं जो है हमारी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो ये हमारा पहला त्रिभुज है इसकी भुजा AB जो है, भुजा AB जो है वो CD के क्या है, बराबर है। कारण क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ठीक है, ये इसका कारण हो जाएगा। और क्या बराबर कर सकते हैं, देखो इसके अंदर, तो देखो इसके अंदर भी ये भुजा आ रही है, कौन सी, ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसमें क्या आ रहा है, BQ आ रहा है, और इस वाले त्रिभुज के अंदर भी क्या आ रहा है, DP आ रहा है ना। तो ये दोनों तो हमें पहले से बराबर दिए हुए है ना। इस त्रिभुज में जो भुजा BQ है ना, BQ जो है वो किसके बराबर है, DP के बराबर है, और ये हमें पहले से दे रखा है ना, दिया है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों भुजाएं भी इसके अंदर क्या बराबर, देखो एक तो मैंने ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर की, और एक ये भुजा जो है मैंने इसके बराबर की। तो दो भुजाएं इसके अंदर बराबर होगी। अब तीसरी चीज इसमें हम क्या बराबर कर सकते हैं, तो देखो इसमें भी जेड बन रहा है, देखो ऐसे उल्टा जेड बन रहा है ना, ये देखो ऐसे बन रहा है जेड। तो ये मान लो कोण 3 हो गया और ये मान लो कोण 4 हो गया। तो कोण 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है ना। तो इस त्रिभुज का जो कोण 3 है वो दूसरे त्रिभुज के कोण 4 के क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन से नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है, तो देखो ये हो गया कोण, ये हमारी हो गई भुजा, और ये भी हमारी हो गई भुजा। तो SAS नियम से ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज भी हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं SAS नियम से, SAS नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AQB जो है वो दूसरे त्रिभुज CPD के क्या है, सर्वांगसम है। तो ये हमारी तीसरी चीज सिद्ध हो गई। अब हम चौथी चीज सिद्ध करेंगे। तो देखो चौथी चीज हमारी क्या है,
बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाएगी ये तो चौथी चीज है वो है कि भुजा AQ जो है वो हमें CP के बराबर करनी है। अब देखो AQ कहाँ है, ये भुजा हमारी क्या हो गई, AQ हो गई, ये भुजा AQ हो गई जो इस त्रिभुज में आ रही है। दूसरी भुजा हमारी क्या हो गई, CP, ये हो गई हमारी CP। तो ये भुजा किस में आ रही है, इस त्रिभुज में आ रही है। इन दोनों त्रिभुजों का हमने क्या किया, सर्वांगसम किया, है ना। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये दोनों संगत भाग जो है हम आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। यानी इस भुजा AQ को मैं इस भुजा CP के बराबर कर सकता हूं, किससे, CPCT नियम से। यानी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो इनके संगत भाग हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है। अब पांचवी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है कि APCQ, ये APCQ ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं दो समीकरण ले रहा हूं। देख, तो एक तो हमने क्या सिद्ध किया, AP जो है CQ के बराबर है, तो ये मैं ले रहा हूं समीकरण नंबर 1। अभी हमने सिद्ध किया AQ जो है वो CP के बराबर है, ये हमने समीकरण 2 ले लिया। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, AP जो है वो CQ के बराबर है। समीकरण 2 क्या है कि AQ जो है वो CP के बराबर है। यानी कि ये जो भुजा AP है वो CQ के बराबर है और AQ जो है वो CP के बराबर है। यानी इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या आ रही है, बराबर आ रही है। और जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं प्रत्येक युग्म, है ना, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो और ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। समझ गए। तो यहाँ हमें एक लाइन लिखनी है कि समीकरण 1 और 2 से ये हम कह सकते हैं कि यहाँ मतलब क्या, चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है ये हमारा, APCQ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज APCQ में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है। अतः ये हम कह सकते हैं कि APCD जो है, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो देखो ये प्रश्न बहुत सरल है, हार्ड नहीं है, हमें केवल सर्वांगसम करने हैं। और जैसे जैसे त्रिभुज सर्वांगसम होते जाएंगे तो ये हमारा प्रश्न भी फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर समझ में नहीं आया है तो वापस वीडियो को पीछे करके धीरे धीरे आराम से समझो इसको। ठीक है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। प्रश्न संख्या 10 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो पहले प्रश्न समझो। प्रश्न है ये ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, यानी इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी है, ये हमें दिया हुआ है। इसके साथ ये जो AP है, ये AP जो है, और जो ये CQ है, ये CQ है, ये शीर्ष A और C से निकलने वाली दो भुजाएं जो है वो इस BD विकर्ण पर लंब है। यानी इस BD विकर्ण पर ये 90-90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। यानी ये जो CQ है वो इस BD पर इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसी प्रकार ये जो AP है वो इस भुजा BD पर इधर और इधर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कोण 3 और कोण 4 ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, है ना, ये हमें दिया हुआ है। तो चलो इसको हम पहली चीज को सिद्ध करते हैं। पहले बात हमें ये बतानी है, इसमें पहले तो हम दिया क्या है वो लिख देते हैं, दिया है। ठीक है, इसको लिखने से हमारा क्वेश्चन जो है आसान बन जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया कि ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर भी है और समांतर भी है, वो इस लाइन में आ गया। ठीक है। और हमें क्या दिया, AP और CQ BD पर क्या है, लंब है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये AP है वो लंब है BD पर। इसी प्रकार ये जो आपकी CQ है
वो लंब है BD पर, ये हमें दिया है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है 90-90 डिग्री का कोण बना रहे है ना। चलो अब हमें पहली चीज सिद्ध करनी है। पहली चीज क्या सिद्ध करनी है कि त्रिभुज APB यानी ये वाला त्रिभुज है ना, APB ये वाला त्रिभुज, और दूसरा CQB है ना, CQD यानी ये वाला त्रिभुज, यानी मुझे ये दोनों त्रिभुज लेने हैं और इनको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो चलो हम त्रिभुज लेते हैं। एक तो हमारा त्रिभुज हो गया APB और दूसरा हमारा त्रिभुज हो गया CQD। अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या बराबर कर सकते हैं। तो देखो पहले तो ये त्रिभुज जो है इसमें भुजा AB जो है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा CD के क्या होगी, बराबर, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि भुजा AB जो है वो CD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। क्या है, सम्मुख भुजाएं, और वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और हम क्या बराबर कर सकते हैं, तो देखो ये दोनों भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी। तो जब ये दोनों भुजाएं समांतर है और यहाँ पर ये जो मेरा BD है वो क्या हो गया, तिर्यक हो गया। तो यहाँ देखो Z बन रहा है, तो Z के अंदर बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा कोण 1 है और इधर हमारा कोण 2 है। तो कोण 1 2 के क्या होगा, बराबर, यानी इस त्रिभुज का जो कोण 1 है वो दूसरे वाले त्रिभुज के कोण 2 के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। चलो ये दूसरी चीज हमारी बराबर हो गई। और देखो कोण 3 को मैं कोण 4 के बराबर कर सकता हूँ, यानी इस त्रिभुज का कोण 3 जो है वो दूसरे वाले त्रिभुज के कोण 4 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। ये हमें पहले से प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्योंकि 3 चीजें बराबर कर ली। अब ये कौन से नियम से जो है त्रिभुज सर्वांगसम है, देखो तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, कोण, ये कोण हो गया और ये भुजा हो गई, यानी AAS नियम से दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांगसम। तो यहाँ लिखेंगे AAS नियम से मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज APB जो है वो दूसरे त्रिभुज CQD के क्या है, सर्वांगसम है। तो ये पहली चीज तो हमारी सिद्ध हो गई। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है, दूसरी चीज हमें सिद्ध करनी है कि जो भुजा AP है वो CQ के बराबर है। अब AP कहाँ है, देखो ये रहा हमारा AP जो इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, और दूसरा हमारा क्या है, CQ। तो CQ किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है। और इन दोनों त्रिभुजों को मैंने क्या किया, सर्वांगसम किया, है ना। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो इनके ये जो संगत भाग है मैं आपस में क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। किस नियम से, CPCT नियम से। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो AP है वो ऑटोमेटिक CQ के बराबर हो जाएगा। किस नियम से, CPCT नियम से। ठीक है, तो बस इस प्रश्न का उत्तर केवल इतना ही है। बहुत सरल प्रश्न है ना। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अब देखो प्रश्न 11 हमारा बड़ा है ना। तो एक काम करेंगे, हम प्रश्न को पढ़ते भी जाएंगे और साथ में जो जो चीजें दी हुई है उनको लिखते भी जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हमें इस प्रश्न में क्या क्या चीजें दी हुई है, यानी दिया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC और DEF, हमें दो त्रिभुज दिए, एक तो ABC और DEF, ये दो त्रिभुज है ना। तो हम लिख देते हैं कि इसमें त्रिभुज एक तो हमें दिया है ABC और दूसरा हमारा त्रिभुज क्या हो गया, DEF। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या दिया है कि पहले त्रिभुज की जो भुजा AB है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा DE के बराबर है, यानी इस त्रिभुज की भुजा AB जो है वो DE के बराबर भी है और AB DE के समांतर भी है, यानी ये भुजा इसके समांतर भी है ना। तो हमें क्या दिया कि AB जो है वो DE के बराबर भी है और AB जो है वो DE के समांतर भी है। और क्या दिया, BC भुजा जो है EF के बराबर भी है और BC भुजा EF के समांतर भी है, यानी इस त्रिभुज की जो ये भुजा BC है वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा EF के बराबर भी है और समांतर भी है। तो इसको भी लिख देते हैं कि जो BC है वो EF के बराबर भी है और BC जो है वो EF के समांतर भी है। तो ये चीजें हमें दी हुई है। शीर्ष A, B और C को क्रमशः शीर्ष D, E, F से जोड़ा जाता है। अब इन दोनों त्रिभुजों में, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये दोनों जो त्रिभुज है
इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कर रहे हैं, इनके जो शीर्ष है ए बी और सी, इनको हम क्या करेंगे, क्रमशः डी ई एफ से जोड़ेंगे। यानी ए को हम डी से जोड़ेंगे, सी को एफ से जोड़ेंगे और बी को ई से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जोड़ने पर हमें कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी जो कि हमें चित्र में पहले से दी हुई है ना। अब हमें क्या करना है, इन 6 प्रश्नों को सिद्ध करना है। इनको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो है ए बी ई डी, ये चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम प्रमेय 8.8 को एक बार वापस देखते हैं। देखो इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको प्रमेय 8.8 समझाई थी। उसमें मैंने क्या बताया था कि जब हमारे पास एक चतुर्भुज हो, ठीक है, मान लो मेरे एक चतुर्भुज है पी क्यू आर और एस, ठीक है, इस चतुर्भुज में यदि कोई भी सम्मुख भुजा का एक जोड़ा, मान लो ये मैंने ये सम्मुख भुजाएं ले ली, एक जोड़ा ले लिया, ठीक है, अगर इस चतुर्भुज के अंदर ये सम्मुख भुजा पी क्यू जो है एस आर के बराबर है, यानी पी क्यू जो है वो हमें एस आर के बराबर दी हुई है, और ये जो भुजा आपकी पी क्यू है वो इस एस आर भुजा के समांतर भी दी हुई है, ठीक है। अगर किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा इस प्रकार की चीजें है, यानी बराबर भी है और समांतर भी है, तो ये पी क्यू आर एस हमारा क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो बस प्रमेय 8.8 के अनुसार ही हमें इस प्रश्न को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो हमें चतुर्भुज ए बी ई डी दिया है, यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ए बी ई डी में, है ना। तो इस चतुर्भुज में देखो सबसे पहले हमें क्या दिया था कि ये जो भुजा ए बी है, ए बी जो है वो इस भुजा डी ई के क्या है, बराबर है, ये हमें दे रखा है। और ए बी भुजा जो है वो इस डी ई भुजा के क्या है, समांतर भी है ना, ये हमें दिया है, प्रश्न में पहले से दे रखा है, ठीक है। तो जब ऐसा दिया हुआ है तो क्या मैं इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूँ, है ना। देखो हमने ये चतुर्भुज लिया जिसमें ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है। तो जब बराबर भी है और समांतर भी है तो मैं कह सकता हूँ अतः ए बी ई डी चतुर्भुज जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। समझ गए? अब जब ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसकी सम्मुख भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो क्या मैं इस ए डी भुजा को, अब ध्यान से समझना, ए डी भुजा को इस बी ई भुजा के बराबर कर सकता हूँ और ए डी भुजा को बी ई के समांतर भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो मैंने सिद्ध कर दिया कि ए बी ई डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ना। कारण क्या लिखेंगे? तो इसका हम कारण लिखेंगे क्या लिखेंगे कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। अब दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है? दूसरी चीज हमें सिद्ध करनी है चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। यानी ये बी ई एफ सी कहाँ है? देखो बी ई एफ और सी। अब इस चतुर्भुज को देखना, ठीक है, यानी चतुर्भुज बी ई एफ सी में अब अगर मुझे इसको सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो कोई भी दो भुजाएं बराबर और समांतर लानी है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है पहले कि ये जो भुजा BC है, ये वाली भुजा BC जो है वो इस भुजा EF के बराबर भी है और समांतर भी है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो BC है वो EF के बराबर भी दी हुई है और BC जो है वो EF के समांतर भी दी हुई है। ये हमें पहले से दिया है, ठीक है। और जब ये चीज दी हुई है तो मैं कह सकता हूं अतः ये जो चतुर्भुज आपका BEFC है वो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो जब BEFC हमारा एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या इस BE भुजा को मैं CF के बराबर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। यानी अब मैं लिख सकता हूं कि जो BE है वो CF के बराबर भी है और BE जो है वो CF के समांतर भी है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बराबर भी है और समांतर भी है। कारण क्या हो जाएगा
क्योंकि ये जो BEC है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलो अब इसका हम तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, AD समांतर CF और AD बराबर CF है, अब हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो समीकरण एक क्या है, AD जो है बराबर BE है और AD समांतर BE है ना। समीकरण दो क्या है, BE बराबर CF है और BE समांतर CF है। तो यहाँ BE AD के बराबर है, यहाँ BE CF के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर BE AD के बराबर है और BE CF के बराबर है तो AD CF के बराबर होगी, है ना, क्योंकि BE AD के बराबर भी है और BE CF के बराबर भी है। तो यहाँ पर AD जो है वो CF के बराबर होगी और AD BE के समांतर, यानी BE AD के समांतर है और BE CF के समांतर भी है। तो इसका मतलब AD CF के समांतर भी होगी, यानी AD जो है वो CF के समांतर भी होगी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 और सिद्ध भी हो गया। ठीक है, कैसे सिद्ध हुआ, समीकरण एक व दो से सिद्ध हुआ। अब हम फोर्थ पार्ट जो है इसका सिद्ध करेंगे। तो चौथे में हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज ACFD है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो इस चतुर्भुज में देखो क्या हो रहा है, ACFD, इस चतुर्भुज में देखो हमने जो है अभी समीकरण 3 में क्या सिद्ध किया कि AD जो है वो CF के बराबर है, यानी ये जो भुजा AD है वो CF के बराबर भी है और AD भुजा CF के समांतर भी है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि भाई हमने अभी सिद्ध किया है कि जो AD है वो CF के बराबर भी है और AD जो है वो CF के समांतर भी है। ये कहाँ से लिखा मैंने, तो ये मैंने अभी सिद्ध किया, इसको लिख देना सिद्ध किया। ठीक है, अच्छा, तो जब ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ कि चतुर्भुज ACFD एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि ये जो भुजा AC है ना, ये जो भुजा AC है वो इस भुजा DF के बराबर होगी, है ना, कह सकता हूँ ना। तो पांचवी चीज हमें यही सिद्ध करनी, क्या सिद्ध करना है कि AC जो है वो DF के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि हमने क्या किया, सिद्ध किया। अभी हमने यही सिद्ध किया, है ना। चलो, तो ये पांचवी चीज भी हमारी ऑटोमेटिक सिद्ध हो गई। अब हम जो छठी चीज है वो सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABC जो है वो DEF के समांतर है ना। और इसको जो है मैं समीकरण 4 नाम दे रहा हूँ, ये जो मैंने निकाला है ना, इसको मैं समीकरण 4 नाम दे रहा हूँ। अब देखो छठे में हमें दो त्रिभुज लेने हैं, एक तो त्रिभुज लेना है हमको ABC और दूसरा त्रिभुज हमें क्या लेना है, DEF, त्रिभुज DEF, इन दोनों को सर्वांगसम करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था प्रश्न में कि जो ये AB है वो इस DE के बराबर है ना। AB जो है वो DE के बराबर है, ये हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर इस प्रश्न में हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो भुजा BC है वो EF के बराबर है, यानी BC जो है वो EF के बराबर है। ये भी चीज हमें क्या है, दी हुई है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने देखो सिद्ध किया कि ये जो भुजा AC है वो DF के बराबर है ना। ये देखो समीकरण 4, AC जो है वो DF के क्या है, बराबर है। ये अभी हमने क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे समीकरण 4 भी लिख सकते हो। तो SSS नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो ये 6 वाली जो छठा पार्ट है वो भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा
बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज हमारा क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। बस इसी नियम के आधार पर हमें ये पूरे 6 के 6 पार्ट जो है वो सिद्ध करने थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है और AD बराबर BC है। यानी हमें ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिया। और समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो। तो वो कौन सा जोड़ा समांतर है कि ये जो भुजा AB है वो DC के समांतर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। और क्या दिया है कि भुजा AD जो है वो BC के बराबर है, यानी ये भुजा AD जो है वो इस भुजा BC के बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है। अब इस प्रश्न में हमें ये 4 चीजें जो है सिद्ध करनी है कि ये बराबर है या फिर ये त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। तो मैंने पहले से लिख रखी है, रचना क्या करनी है, AB को E तक बढ़ाया, यानी ये जो भुजा AB है इसको हम E तक बढ़ाएंगे और ऐसा करके हम फिर क्या करेंगे, इस C को E से मिलाएंगे। ये चित्र आपको पहले से किताब में दे रखा है। ठीक है। फिर हमें क्या रचना करनी है, ये जो भुजा AD है इसको हम EC के समांतर लिखेंगे, यानी AD समांतर EC, ये हमें रचना करनी है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण A है वो कोण B के क्या है, बराबर है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, देखो तो देखो इसमें मैं सबसे पहले जो है एक चतुर्भुज AECD ले रहा हूँ। चतुर्भुज AECD में अब देखो इस चतुर्भुज में हमें क्या दिया है कि जो ये AB है वो DC के समांतर है, यानी जो ये AB है वो DC के समांतर है। क्या यहाँ पर मैं ये ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि जो AE है ना, AE है वो इस DC के समांतर है। ठीक है। यानी ये छोटी भुजा इस बड़ी भुजा के समांतर है, तो ये बड़ी भुजा जो है इस DC के समांतर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि जो AE है वो DC के समांतर है और ये हमें पहले से दिया है। ठीक है। ये चीज हमें दे रखी है। अब हमने क्या करी, रचना करी और रचना में क्या करा, AD को इस EC के समांतर किया। क्या किया रचना में, AD को EC के समांतर किया और ये चीज हमने कहाँ से करी, रचना से करी। ठीक है। अब देखो जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होती है तो वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो जब AEDC के समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो ये AECD हमारा क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः AECD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब जब AECD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है ना, ये इसकी विशेषता है। तो क्या मैं इस AD को इस CE के बराबर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसके आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो यहाँ मैं लिखूंगा, अतः मैं लिख सकता हूँ कि जो AD है, AD भुजा जो है वो इसी भुजा के क्या है, बराबर है। और इसे मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। अच्छा, ये बराबर क्यों है इसका कारण भी लिख सकते हो। इसका कारण लिख देना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, आप यहाँ पर कारण लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और हमें देखो एक भुजा बराबर दी हुई है कि जो AD है वो BC के बराबर है। AD जो है वो BC के बराबर है, ये हमें दिया है, पहले से दे रखा है। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। भुजा AD जो है वो EC के बराबर भी है, भुजा AD जो है वो BC के बराबर भी है, यानी ये जो EC है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम ये लिख सकते हैं कि जब AD EC के बराबर है, AD BC के बराबर भी है, तो EC जो है ना, EC जो है वो किसके बराबर है, BC के। यानी ये जो भुजा आपकी EC है, ये वाली भुजा इस BC के बराबर है। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि जब किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान हो तो इनके जो सामने वाले कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ये हमने पढ़ रखा है ना। चलो, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं समीकरण 3 दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ, बी सी ई, त्रिभुज बी सी ई में, ठीक है, इसी किसके बराबर है, इसी बीसी के बराबर है ना। तो अगर यहाँ पर मैं कोण 1 लेता हूँ और यहाँ पर कोण 2 लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों बराबर होगा, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या है कि ये जो ईसी है वो बीसी के बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी दो भुजाएं समान होती है, तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने कोण 1 को किसके बराबर कर दिया, 2 के बराबर कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4, इसे मैं समीकरण नंबर 4 दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये कोण ए जो है इस कोण बी के बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं 3 नंबर और इसको 4 नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि जब किसी सरल रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो इन आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो क्या मैं कोण 1 + 3, कोण 1 + 3, कोण 3 बराबर 180 डिग्री लिख सकता हूं, है ना। ये कौन सा नियम है, रेखिक युग्म का नियम है, ठीक है। तो रेखिक युग्म से मैं ये कह सकता हूं कि कोण 1 + कोण 3 हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक, इसी प्रकार देखो, हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर ये जो आसन्न कोण होते हैं, है ना, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी मैं कोण 2, है ना, कोण 2 प्लस ये कोण 4, इन दोनों का योग कितना कर सकता हूं, 180 डिग्री कर सकता हूं, है ना। और ये मैं किस नियम से कर रहा हूं, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, ठीक। अब ये हमारा हो गया समीकरण 5, ये हो गया समीकरण 6। अब देखो, समीकरण 5 जो है वो भी 180 है, समीकरण 6 जो है वो भी 180 है। इसका मतलब 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 5 व 6 से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो कोण 1 और 3 की जो जोड़ है, कोण 1 + कोण 3 जो है, वो कोण 2 + कोण 4 के क्या है, बराबर है, बराबर है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, 180 है, ठीक है। अब हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था समीकरण आपके 4 में कोण 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यानी ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। अच्छा, जब ये दोनों कोण आपस में अच्छा हटेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो बराबर है तो इनको हटा सकते हैं। और क्यों हटाया, क्योंकि समीकरण 4 में हमने दोनों को बराबर किया, ये कारण लिख सकते हो समीकरण 4 से, ठीक है। अच्छा, कोण 3 किसके बराबर आ गया, कोण 4 के। तो कोण 3 हमारा क्या है, कोण 3 हमारा है कोण बी, और कोण 4 हमारा क्या है, कोण ए। तो ये पहली चीज तो हमने सिद्ध कर दी कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है, ठीक है। अब देखो, हमें कोण सी को कोण डी के बराबर करना है ना। तो ये थोड़ा सरल है, पर ध्यान से समझना। तो कोण सी को मैं 5 नंबर और डी को 6 नंबर दे रहा हूँ। अब हमने देखो चैप्टर 6 में एक चीज़ समझी थी कि जब दो रेखाएं समांतर होती है और एक तिर्यक इनको काटता है, तो ये जो अंदर के अंतः कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर ए बी और डी सी ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक इसको काट रहा है। तो कोण 4 और 6 का योग कितना होगा, कोण 4 + कोण 6 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे क्या हो जाएंगे, अंतः कोण हो जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 7। इसी प्रकार से देखो, ये दो समांतर रेखा और BC जो है इसका तिर्यक है। तो 3 और 5 भी हमारे क्या हो गए, अंतः कोण। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 3 + कोण 5 का जो योग है वो भी हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। और ये भी हमारा क्या है, अंतः कोण। ये हो जाएगा समीकरण 8। तो समीकरण 7 जो है वो भी 180 है, समीकरण 8 जो है वो भी 180 है। तो 7 और 8 से हम ये कह सकते हैं कि कोण 4 + कोण 6 बराबर होगा
कोण 3 प्लस कोण 5 के। अभी देखो हमने सिद्ध किया कि कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर है ना। तो ये जब कोण 3 और 4 आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ये कैंसिल क्यों होंगे, क्योंकि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ये कारण हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, कोण 6 किसके बराबर है, कोण 5 के। अब कोण 6 हमारा क्या है, कोण 6 हमारा है कोण डी और कोण 5 हमारा है कोण सी, है ना। यही तो हमें सिद्ध करना था कि सी और डी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमारी सिद्ध हो गई। अब तीसरी बात हम सिद्ध करते हैं। तीसरी चीज़ हमें क्या सिद्ध करनी है, तीसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी है कि त्रिभुज ए बी डी। अब देखो यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये डी है, तो ये डी मुझे कैसे मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विकर्ण डालना पड़ेगा, एक विकर्ण डालना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक विकर्ण डालना पड़ेगा, है ना। तो हमें एक त्रिभुज मिलेगा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया, बी ए डी, बी ए डी। तो एक तो हो गया ए बी सी, ए बी सी यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से जो है हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला त्रिभुज है। दूसरा हमारा त्रिभुज है बी ए डी, बी ए डी यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों त्रिभुज के अंदर हमें इनको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो इनके 3 भाग हमें बराबर करने। सबसे पहले देखो एक चीज़ तो हमें दी हुई है कि जो AD है वो BC के बराबर है। ये AD जो है वो BC के बराबर है, ये तो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे AD जो है वो BC के बराबर है और ये चीज़ जो है हमें पहले से दे रखी है। ठीक है, और क्या बराबर है देखो ढूंढो इसमें। तो इसमें देखो दोनों ही त्रिभुज में AB कॉमन आ रहा है ना। देखो ये त्रिभुज ABC, इसमें AB आ रहा है, फिर ABD, इसमें भी क्या आ रहा है, AB आ रहा है। तो AB जो है वो दोनों में आ रहा है। ठीक है, AB जो है दोनों में आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। एक चीज़ हमने इसमें सिद्ध की, क्या सिद्ध की कि इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देखो ये जो कोण B है ना, वो दूसरे त्रिभुज के कोण A के क्या है, बराबर है। यानी ये कोण जो है इस कोण के क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण A जो है कोण B के बराबर है और ये हमने क्या करा था, सिद्ध करा था। इसको हमने क्या किया, सिद्ध किया। तो अब ये किस नियम से देखो सर्वांगसम है, एक तो हमारी भुजा हो गई AD, फिर दूसरी भुजा हो गई AB और ये इसका बीच का कोण हो गया। यानी ये हमारे SAS नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के। अब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो ये तीसरी चीज़ हमारी सिद्ध हो गई। अब चौथी सिद्ध जो चीज़ है हमारी ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी, वो क्या है कि ये जो विकर्ण आपका AC है, विकर्ण AC जो है वो दूसरे विकर्ण BD के क्या है, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लिया। तो CPCT से हम कह सकते हैं, CPCT से हम ये कह सकते हैं कि AC जो है वो किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। तो ये जो प्रश्न 12 है मेरे ख्याल से इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट प्रश्न है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।